ओम सभी को आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई है। महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की हमारी ये ऑनलाइन निशुल्क कक्षा है। और आज डॉक्टर भरत कुमार सिंह जो देहरादून से हैं, उनका लेक्चर रहेगा। डॉक्टर भरत कुमार जी के बारे में आप वैसे तो सभी लोग परिचित हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि सर पीएचडी है साइकोलॉजी से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी और सर्टिफिकेट इन एडोलेंस हेल्थ एंड काउंसलिंग, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस थेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट, ऑर्सेनिक साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट। बहुत सारी डिग्रियां हैं। इसके अलावा आपने 180 हमारे जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर हैं और 11 बुक्स आपने पब्लिश करी हैं। अभी मैं फेसबुक में देख रहा था कि आपको भारत भूषण राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है। और आज हमारी कक्षा में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं नववर्ष की शुभकामनाएं। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है फिटनेस हैबिट्स। अब ये फिटनेस हैबिट्स का टॉपिक रखा क्यों गया है? अभी आप अपने चारों तरफ आप सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप देखेंगे अपने चारों तरफ, अपने घर के अंदर भी और अपने निजी जीवन में भी। हम न्यू ईयर जब आता है तो कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं कि भाई हम अब ऐसे जिएंगे, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम वैसे करेंगे, है ना। कि अब हम जॉगिंग पर जाएंगे, हम रनिंग करेंगे, या हेल्दी डाइट खाएंगे, या फिर नमक कम करेंगे। बहुत सारे हम ये करते हैं, सभी करते हैं। और 3 या 4 दिन के बाद सारे संकल्प हो गए गायब। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं ना? कि 2-3 दिन ही वो संकल्प हमारे चलते हैं। सो इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे? ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई हम बहुत लंबे समय तक कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते, या फिर ये है कि ये तो नेचुरल बिहेवियर है, खाने को मन करता है हमारा भी। ठीक है। सो ऐसा नहीं है। जो फिटनेस है, फिटनेस को पहले हैबिट में कन्वर्ट करना, फिटनेस की जो आदतें होती हैं, फिटनेस के जो आपके नए नए तरीके होते हैं, पहले उनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। और प्रैक्टिस में लाने के दौरान ही आपको उनको अपनी हैबिट बनाना होता है, आदत बनाना होता है। दैट इज नॉन फिटनेस हैबिट। मैं एक एग्जांपल यहाँ दूंगा। मुझे कोई डायबिटीज या ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट मैं बहुत मिठाई मिठाई मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, देहरादून में भी हूँ। सो बहुत मीठा खाता था, इवन बहुत ज्यादा मिठाई मैं खाता था। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट आई नो कि जितना मीठा मैं खा रहा हूँ ये मुझे नुकसान ही देगा, भविष्य में नुकसान देगा भी नहीं देगा। सो मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपने डाइट में मीठी चीजों को कम कर दिया, और इतना कम कर दिया कि अब मैं कोई भी मीठी चीज ऐसी नहीं खाता जिसमें चीनी डाली गई हो या गुड़ डाला गया हो। अब आपको लगेगा कि अच्छा, अगर आप चीनी या गुड़ से या कोई ऐसी चीज नहीं खाते तो आप चाय कैसे पीते हैं, कॉफी कैसे पीते हैं, दूध कैसे पीते हैं? अब यहां समझने की बात यह है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में भी, आज इतनी ड्रग पकड़ी गई, आज इतने ड्रग पकड़े गए, है ना। एक ड्रग और होती है जिसका नाम है ब्राउन शुगर। हिंदी मूवीज में देखा होगा ना, ब्राउन शुगर पकड़ी गई और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, एक और ड्रग है जिसका नाम है व्हाइट शुगर, जिसे आप चीनी शुगर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। रियल में अगर आप मॉर्फिन यानी अफीम खाते हैं, गांजा खाते हैं, तो सफेद चीनी खाने का भी दिमाग के ऊपर वही असर होता है। अब आप कहेंगे नहीं सर, गांजा खाने वाले लोग तो धक्के खाते फिरते हैं, उनका तो दिमाग गोल गोल घूम जाता है। चीनी भी वैसे ही असर हमारे दिमाग के ऊपर करती है। इसीलिए जब आप 2 चुटकी मिठाई खाते हैं तो आपका मन कहता है 2 चुटकी और, 2 चुटकी और करते करते आपका कंट्रोल छूट जाएगा। आप पूरा का पूरा डब्बा भर के मिठाई का खा लेंगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे हैबिट में लाएंगे, इसका मैं तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस आज संकल्प ले लिया अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा, नहीं। मन बहुत खतरनाक चीज है, वो बार बार आपके साथ संघर्ष करेगा, मुझे खाना है। जब आप इसको पूरा कंट्रोल कर लेंगे, आपको सरप्राइज होगा। नेचुरल चीजें जो आप खाते हैं, जो जनरली दूध से बनी हुई है, दूध के अंदर भी अपनी खुद की चीनी होती है जिसे लैक्टोज बोलते हैं। और नेचुरली दूध आपको इतना मीठा लगना लगेगा
आपको सरप्राइज होगा, आपको चीनी या गुड़ डालने की जरूरत नहीं है। आपने घर में एक प्रैक्टिकल कभी किया हो, कभी रिश्तेदारी में गए या ऐसा होता है, आप चाय पी रहे होते हैं, कोई आपको मिठाई भी दे देता है, अगर आप गलती से पहले मिठाई खा लेते हैं तो चाय फीकी लगने लगती है। बिल्कुल वही प्रोसेस हमारे रियल लाइफ में होता है। आप जब मीठा खाते हैं तो जो नेचुरल मिठास है खाने की चीजों में वो हमें फीकी लगने लगती है। अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाने का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 दिन में इसको प्रैक्टिस में कर लेंगे। जब आप इसे प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपके मन की एक ऐसी स्थिति आएगी, जैसे अभी कभी मेरा मन, परसों मैंने मीठी खीर खा ली, मैं पूरे दिन सोता ही रहा, क्योंकि अब मुझे वो मीठा पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नेचुरल मीठा पसंद आने लगा है। सेम टू सेम, जिन लोगों को लगता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, या हम रोज उठ करके योगा नहीं कर पाते, ठंड हो रही है, या कई अदर रीजन है, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हम, जॉगिंग पर नहीं जा रहे, यार हमें बहुत चटपटा खाने का मन होता है, हम बहुत स्पाइसी यानी मसालेदार खा लेते हैं, या बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार हम ना बहुत मीठा या बहुत नमकीन ज्यादा खा लेते हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कंट्रोल क्यों नहीं होता। पहले तो आप ये समझिए, आपके शरीर की जो जरूरत है, जब आप उसे ठीक करना चाहते हैं खाने पीने के तरीकों से, एक्सरसाइज से, योगा से, और ध्यान और मेडिटेशन, ये सब फिटनेस हैबिट है, तो हमारा मन भटकता क्यों है, और फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। आप मार्केट में कहीं भी चले जाइएगा, टीवी भी खोल करके देखिएगा, मोबाइल्स के रील में देखिएगा, खाने पीने के एडवर्टाइज कंटिन्यूअस आते रहते हैं। फिल्म स्टार एडवर्टाइज करते हैं कि स्प्राइट सिर उठा के पियो, ये पियो, और वो खुद मीठी चीज नहीं खाते। एक्चुअली हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है जो बार बार हमें मोटिवेट करता है कि हमें ये खाना है, चाहे वो कैडबरी का एडवर्टाइज हो, चाहे चॉकलेट दूसरी हो, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट का हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो, चाहे वो आइसक्रीम का एडवर्टाइजमेंट हो, सब में शुगर पड़ा हुआ है, सब में सॉल्ट पड़ा हुआ है। तो हम चारों तरफ से जो चीज देखते हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने डिसीजन लिया, अब मैं रोज मॉर्निंग वॉक करूंगा या करूंगी, आपने 2 दिन मॉर्निंग वॉक पर गए, आपके बॉडी में एक होने लगेगा, पेन होने लगेगा, और फिर आपको आपका कोई पड़ोसी या आपका कोई डॉक्टर या कोई भी आपके आसपास वाला आदमी आपको बोल देगा कि नहीं नहीं, अब आप वो मॉर्निंग वॉक मत करो, आपकी मसल कमजोर है। देखिए, माइंड मत कीजिएगा, मैं भी एक डॉक्टर हूं, फिर भी मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। और लोग कैसे बीमार पड़ेंगे, लोग केवल एक ही तरह से बीमार पड़ेंगे, जब वो सही काम करना छोड़ देंगे। अब समझने की बात यह है, आपने स्टार्टिंग में मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, जॉगिंग करना शुरू किया, तो आपके बॉडी में क्या होगा, जब आप मूव करेंगे, बॉडी के मसल्स को मूव करने की हैबिट नहीं है, तो आपके बॉडी की जब मसल्स मूव करेंगी तो मूव करने से उनकी नई पोजीशन डेवलप होगी मूवमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से थोड़ा सा टीआरएनवीआर, टूट फूट मसल्स में होती है। तो 2-3 दिन, एक हफ्ता मसल्स आपके उस नए सिस्टम को, रनिंग जॉगिंग या कोई योगा करना, एक्सरसाइज करना, उस नए सिस्टम में आने में आपके शरीर की मसल टाइम लेती हैं, 6-7 दिन उन्हें लगते हैं। उस प्रोसेस में मसल्स नए बदलाव का विरोध करती हैं और हल्का आपके बॉडी में पेन होने लगता है। यानी कि ये हल्का दर्द होना आपके मसल्स के कमजोर होने की निशानी नहीं है, रियल में मसल्स धीरे धीरे एडजस्ट हो रही हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप योगा कीजिए, अच्छा खाना खाइए, जो चीजें आप छोड़ना चाहते हैं खाने में अपनी सुविधा के लिए उसे छोड़ना, जॉगिंग करना, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस फॉलो करना होता है कम से कम 21 दिन। कम से कम 21 दिन आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्योंकि फर्स्ट वीक में क्या होता है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो 3 या 4 दिन में आपके शरीर में दर्द होने लगेगा। तब आपको क्या करना है, उस प्रोसेस को रोकना नहीं है, प्रोसेस को स्लो कर देना है, ताकि मसल्स को ये रहे कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये है कि दर्द कम हो जाए। आफ्टर 10 डेज क्या होगा, आपके सारे मसल सेट हो जाएंगे, कोई दर्द आपको नहीं होगा। लेकिन आप 21 दिन तक लगातार कीजिए वो प्रोसेस। 21 दिन तक जब लगातार वो प्रोसेस करेंगे तो अब आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी। आज संडे है और मेरा लास्ट विंटर ब्रेक डे है, 20 दिन से मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी, लेकिन छुट्टी में एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ कि मैं 5 बजे नहीं उठा हूं। क्यों, मुझे रेगुलर 5 बजे उठने की आदत है, तो ये प्रोसेस में इतना बढ़िया सेट हो गया है कि मेरी छुट्टियां हैं तो भी मैं 5 बजे नेचुरली उठ रहा हूं। आप जब 21 दिन का प्रोसेस लेकर के चलेंगे, उसमें क्या होगा, आपके ब्रेन को भी उस नए मेथड की हैबिट हो जाएगी,
और अगर आप नया मेथड नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में फिर से एक होगा और आपका मन करेगा नहीं मुझे ये करना है, और धीरे धीरे फिटनेस की आपको हैबिट आएगी। ऐसे ही अगर आप खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देखना बंद कर दीजिए। टीवी में ऐसी चीजें देखना बंद कर दीजिए जो खाने के बारे में बताते हैं। क्यों? ड्रग की तरह ब्रेन के ऊपर असर होता है नमक और चीनी का। ठीक है। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप ये संकल्प मत लीजिए मुझे नमक या चीनी एकदम से छोड़ना है। आप क्या करें, धीरे धीरे जो भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं उसकी एवरी डे 2-3% अमाउंट कम कर दीजिए। जब आप एवरेज 3-4% उसके अमाउंट कम करेंगे, 25-30 दिन में आप पाएंगे कि आप 0% पर आ गए हैं। और धीरे धीरे आपका ब्रेन भी सेट हो गया है, आपका टेस्ट भी सेट हो गया है। शुरू में लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे तो शरीर में एनर्जी कहां से आएगी। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये भी पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। ये तो साइंस है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो हम डायरेक्ट शुगर क्यों लें? बस वो हमारे टेस्ट का और ब्रेन का एक सेटअप बना हुआ है कि मीठा नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, शहद नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। कोई ये कहता है कि नहीं चीनी मत खाओ गुड़ खाओ, नहीं चीनी खाओ या गुड़ खाओ, दोनों में ग्लूकोज ही तो है, सुक्रोज ही तो है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको अपनी फिटनेस की जो हैबिट्स हैं उन्हें फिक्स करना है। तो आज आप लोग मेरे साथ एक काम करेंगे। अभी आप चाहें तो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, चाहे तो 30 सेकंड 10 सेकंड का टाइम लेकर बोल सकते हैं। एक चेंज बताइए जो आज आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, देन आई विल टॉक अकॉर्डिंगली। मैं इसको कोई थ्योरी क्लास नहीं बनाना चाहता, आई विल हेल्प यू हाउ टू इनिशिएट ए फिटनेस हैबिट। सो ऐसी क्या नई हैबिट आप चाहते हैं, या ऐसी कोई हैबिट जो हेल्दी हैबिट है उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बता सकते हैं चैट बॉक्स में भी या वैसे भी। कोई 2-3 हैबिट्स मुझे बताइए जो आप नई शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस। हाँ जी, कोई? नियमित समय पे उठना और व्यायाम करना। चलिए, ये सबसे अच्छी चीज है। जिसने ये कंट्रोल कर लिया कि वो बिना अलार्म के टाइम पर उठ जाए तो उसने मन पर ना 50% कंट्रोल कर लिया। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और एक और हैबिट बताइए। दूध को फीका पीना, ज्यादातर फीका पीने का अभ्यास डालना। हाँ, लिविंग टी मिल्क वाली। ओके, चलिए अब हम 3 चीजें बड़ी अच्छी आ गई हैं। हाँ, दूध को फीका पीना यानी कि मीठा को छोड़ना है। एक है आपका मन ऐसा हो जाए कि आपको टाइम पर उठे, ठीक है। और दूसरा ये है कि लिविंग द मिल्क वाली टी। सो आप ये समझिएगा कि क्या ऐसा क्या तरीका है कि हम बिना अलार्म के एक फिक्स टाइम पर उठ सके। मैं जनरली 11 बजे सोता हूँ रात को। जिम मेरा 8 से 10 होता है तो आने में 10:30 हो जाते हैं, तो सोते सोते 11 बज जाते हैं। लेकिन उठता 5 बजे हूँ। फोन में 3-3 अलार्म लगा देता हूँ लेकिन अलार्म बजने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले उठ जाता हूँ। ये मैं सर कैसे पॉसिबल? रात में जब सोता हूँ तभी संकल्प कर लेता हूँ कि मुझे 4 बजे उठना है, और मेरी 3:30 बजे आँख खुल जाती है। दैट्स गुड। बस ये उठने जाना है, जब आँख खुलती है तो अपने को उठ जाना है। अगर हम्म आपने रजाई पकड़े रहे तो फिर नहीं उठ पाओगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और अगर जो आप वो लोग संकल्प करते हैं 4 बजे उठने का तो रात को 3 बार नींद खुल जाएगी। नहीं नहीं, आपको बार बार नहीं उठना है। मैं आपको समझा रहा हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट है उसे समझिए। हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी सोते हैं, कुछ लोग कम भी सोते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, कभी कभी रात को 8 बजे सो गए, सुबह को 6 बजे उठे, फिर भी उठने का मन नहीं कर रहा और थके थके हैं। कितने होता है ना? इसका रीजन क्या है? हम जबरदस्ती सोने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमारा शरीर थका हुआ है, हम 8 बजे बिस्तर पर पड़ गए सोने के लिए, लेकिन मन जो है इतना बेचैन अवस्था में है कि वो एक अच्छे लेवल की नींद नहीं ले पाता। शरीर तो हमारा सो रहा है, हम 8 बजे सो गए शाम को, हमारा बॉडी सो रहा है लेकिन ब्रेन नहीं सो रहा है। सो जिन लोगों का मस्तिष्क शांत नहीं है, जिनका मन शांत नहीं है, उन्हें आप 10 घंटे सुला लीजिए, 10 घंटे के बाद भी उठेंगे थके थके ही रहेंगे, चेहरा बड़ा उदास रहेगा, आंखें खोलने में भी डिफिकल्टी होगी, हाथ पैर दर्द करेंगे।
सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब आप शाम को सोने जा रहे हैं आपका मन शांत होना चाहिए। और अगर मन शांत नहीं है तो आपका जो डीप स्लीप है, आपको एक चीज समझना होगा, हमारी तीन तरह की नॉर्मल स्लीप रहती है। रैंडम स्लीप जिसको आप रैम बोलते हैं, एक सैम होती है, और एक होती है डीप स्लीप। रैंडम स्लीप जब चलती है तब आपका मन सपने देखता है, उसमें थकावट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और बार बार आपकी आंख खुलने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही जो रैंडम स्लीप जिनका ज्यादा होता है, जिनका रैम स्लीप बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों के साथ समस्या ये आती है कि वो बहुत अच्छे से नहीं सो पाते। जब वो अच्छे से नहीं सो पाते तो उनके शरीर में जो नींद की जरूरत है वो अधूरी रह जाती है। देखिए सोने से क्या होता है, अंधेरे कमरे में जब आप सोते हैं आपके ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर बनता है। ग्रे मैटर क्या है? आपके न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है। पूरे दिन शरीर में जो मूवमेंट हुआ है, हाथ पैर में मसल्स में जो मूवमेंट हुआ है, जो टूट फूट हुई है, सोते समय उसकी रिकवरी होती है। लेकिन जब आपका जो स्लीप है वो रैंडम स्लीप रहता है तो ये रिकवरी बहुत कम होती है। रैंडम स्लीप में ये रिकवरी सबसे कम होती है, और जिन लोगों को डीप स्लीप अच्छी आती है उनकी ये रिकवरी बहुत ज्यादा होती है। तो जनरली आप लोग देखेंगे, अगर आपके पास में कोई इस तरह की हेल्थ बैंड या कुछ है, बांध के सो जाइए मोबाइल ऐप से, फिर सुबह चेक करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि आपका डीप स्लीप तो 10-12% ही है। यानी कि आपके बॉडी ने जो रिकवरी की है वो बस 10 या 12% ही की है। नतीजा ये हुआ 10-12 घंटे आप खूब सो गए, सुबह फिर भी आप थके हुए उठेंगे, पूरा दिन थका थका जाएगा। सो अगर मन शांत हो जाए सोने से पहले, सारे आड़ कबाड़ जो दिमाग में गुस्सा, नफरत और बिजनेस और ये सब चलता रहता है, तो आपका डीप स्लीप बढ़ेगा। जब आपका डीप स्लीप बढ़ेगा तो आपके बॉडी की रिकवरी बढ़ेगी। मेरा जो डीप स्लीप है वो 40 से 60% के बीच में रहता है, 40 से 60% के बीच में रहता है। अब मैं यहाँ एक कंपैरिजन करवाता हूं, सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपने सपोज रात को 8 घंटे की नींद ली और आपका डीप स्लीप है कुल 10%। 8 घंटे की नींद का मतलब हो गया 480 मिनट आप सोए, और आपका डीप स्लीप है 10%, यानी कि केवल 48 मिनट, 48 मिनट ही आपके बॉडी में रिकवरी हुआ है, बाकी रिकवरी नहीं हुआ है। और अगर मेरा डीप स्लीप 40% है, सो मेरे बॉडी का जो रिकवरी है वो 180 के आसपास जाएगा, आप लोगों से 4 गुना ज्यादा। आप ये बताइए किसे ज्यादा नींद की जरूरत है, मुझे या आपको? आपको। क्यों? क्योंकि आपका डीप स्लीप है 10%। आप जितना ज्यादा सोएंगे तब जाके थोड़ा सा 10% मिलेगा आपको। मेरा डीप स्लीप 40% है, मैं 6 घंटे सोता हूं। 6 घंटे का मतलब हो गया कितना? 6×6 = 36, 360 मिनट, और 40% होने की वजह से वो 150 पर पहुंच जाता है। सो हमें समझना है कि हमारी जो गड़बड़ होती है सोने में, जगने में, इसके पीछे रीजन क्या है। रात भर ये सोच करके जागते रहना सुबह उठना है, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। ये तो आप तब कर सकते हैं सुबह ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है। सो आपको समझना है कि फिटनेस के हैबिट्स हैं क्या। अब अगर आप फिटनेस हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, अपने खाने के तरीके पर ध्यान देते हैं, कितनी बार खाना खाया इस पर ध्यान देते हैं, कितना नमक या चीनी या दूध लिया कितना, उसको ध्यान देते हैं, तो आपको करना क्या है कि आप बहुत धीरे धीरे, जैसे आपने एक ने कहा कि मुझे दूध वाली चाय छोड़नी है, आप ये एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे, आज से 50 ml दूध की चाय बनाएंगे। आज से आप 50 ml दूध की चाय बनाएंगे और रोज उसमें 5 ml दूध कम कर देंगे, 5 ml पानी डाल देंगे। तो लगभग लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपकी चाय में मुश्किल से 5 ml दूध रह जाएगा, बाकी पानी होगा। तो आपका जो टेस्ट है, जो आपकी जीभ है, टेस्ट बड्स है, वो कड़वे टेस्ट को पसंद नहीं करती, और चाय होती है कड़वी बिना दूध की। तो धीरे धीरे जब आप दूध की अमाउंट कम करेंगे आपकी जीभ पर टेस्ट फिट हो जाएगा। तो हमें अपने शरीर को आदत डालनी है। जैसे हम ड्रग्स की आदत डालते हैं, जैसे हम बुरी आदतें डालते हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं, वैसे ही हमें अच्छी आदतें डालनी है। जो लोग 20 मिनट रोज जॉगिंग करते हैं, आप इसे सुनिएगा, बहुत साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं मैं, इस पर मैंने बुक भी लिखी है अपनी। जो लोग 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हैं
उनकी स्किन में और मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो अगले 24 घंटे के लिए 80% बढ़ जाता है। आप फिर से सुनिएगा, जो लोग सिर्फ 20 मिनट रोज जॉगिंग करते हैं, मतलब ना तो दौड़ना है ना चलना है, हल्का हल्का जॉगिंग करना है, उनके स्किन में और मसल्स में 24 घंटे के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और 80% बढ़ जाता है। अब इस ब्लड फ्लो के बढ़ने से क्या होगा, शुरू के 4-5 दिन जब आप जॉगिंग करेंगे, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो मसल्स को हैबिट नहीं है, तो मसल्स में लचीलापन आएगा, मसल्स खींचेंगी, आपके शरीर में हल्का हल्का दर्द होगा। कोई बात नहीं, जॉगिंग कम कर लीजिए, गुनगुने पानी से नहा लीजिए, ठीक है। आप पाएंगे 8-10 दिन के बाद आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया हो जाएगी। अब ब्लड फ्लो बड़ी आसानी से होगा, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगा। बेनिफिट क्या होंगे, जब मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा रहता है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फ्री रेडिकल्स हैं, वेस्ट है, वो सारा का सारा ब्लड फ्लो के साथ लीवर में जाएगा और किडनी में जाएगा। लीवर में उसका ऑक्सीडेशन करके उसे खत्म कर दिया जाएगा और किडनी से टॉयलेट से उसे पास कर देंगे। तो आप पाएंगे जो लोग नए नए जॉगिंग शुरू करते हैं उनका टॉयलेट 8-10 दिन थोड़ा बदबूदार आता है। इसका रीजन ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, इसका रीजन ये है शरीर की बीमारी अब बाहर निकल रही है। और खूब पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, आप पाएंगे 8-10 दिन के बाद आपके टॉयलेट का कलर साफ हो गया, उसमें बदबू बिल्कुल खत्म हो गई है। और आप पाएंगे आप पहले से ज्यादा अच्छा सो रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है, हेडेक कम हो गई है, आपको देखने में आसानी हो गई है, आपकी सारी हेल्थ में सुधार आएगा। सो सिर्फ 20 मिनट पर डे का जॉगिंग अगर आप 1 मंथ करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने मैं आज लाइव बैठा हूं, 15 दिन के बाद मैं लाइव आ रहा हूं किसी के साथ, मैंने पिछले 15 दिन से अपनी शक्ल नहीं देखी, बस आज देख रहा हूं। क्यों? इफ यू वांट टू सी द चेंज, अगर आपको अपने अंदर चेंज देखना है तो ये रूल अपनाना पड़ेगा। आज जॉगिंग करना शुरू कीजिए और कसम खाइए 15 दिन तक अपना मुंह नहीं देखूंगा आईने में। आज आप फोटो खींच के रख लीजिए, 15 दिन 20 मिनट रोज जॉगिंग पर जाइए और गुनगुना पानी पीजिए, और पॉसिबल हो तो गुनगुने पानी में आधा या चौथाई नींबू डाल लीजिए, शहद नहीं डालेंगे। और आप 15 दिन के बाद जब अपना फोटो खींच के आज के फोटो से कंपेयर करेंगे, आपको उसमें बहुत क्लियर दिखाई देगा। रोज हम अपना चेहरा दिन में इतनी बार देखते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कितना चेंज आ रहा है। सो फिटनेस की जो हैबिट है वो ऐसे नहीं आती कि भाई मैंने आपको बता दिया, दीप जी ने आपको बता दिया, किसी और ने आपको बता दिया और आपने वो हैबिट अपने अंदर डाल ली और आज से हम ऐसा करेंगे, डायरी में लिख लिया इस साल में ये करूंगा। इससे नहीं होता, ये प्रोसेस है। और किसी भी हैबिट को अपने अंदर परमानेंट डालने का कम से कम 21 दिन का टाइम है। 21 दिन कम से कम लगते हैं शरीर को उस चीज की आदत डालने में। अब देखिएगा, अगर आप 20 से 30 मिनट के बीच में जॉगिंग करेंगे आपको क्या बेनिफिट होंगे। जो फैक्ट बता रहा हूं साइंटिफिक फैक्ट है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, जब मसल्स में मूवमेंट आएगा आपके अंदर एक स्पेशल हार्मोन रिलीज होगा, सेरोटोनिन। 2 हार्मोन होते हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। अब ये डोपामाइन और सेरोटोनिन का फर्क समझ लीजिए, अगर ये एक बार बाद में गूगल भी कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। जब आप ड्रग्स लेते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन पैदा होता है और डोपामाइन आपको बेपनाह खुशी का एहसास देता है, आपको मजा आता है उसमें, ठीक है। डोपामाइन का असर 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से डोपामाइन निकलता, उनके दिमाग में डोपामाइन का असर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। अब उन्हें दोबारा डोपामाइन चाहिए, वो फिर दोबारा सिगरेट पियेंगे। जिसने मिठाई खाई है खूब सारी, उसके अंदर डोपामाइन आया 20-25 मिनट के लिए, फिर उसको थोड़ी देर के बाद फिर डोपामाइन चाहिए, वो फिर और मीठा खाएगा। ऐसे दूध का होता है। सो डोपामाइन हमें खुशी देता है, लेकिन इसकी खुशी टेम्पररी होती है। ये मैं बता रहा हूं, किसी साइकेट्रिस्ट से कभी मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेरोटोनिन भी एक हार्मोन है, इसे भी हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, और ये शरीर में तब पैदा होता है जब हम कोई चीज हार्डवर्क करके हासिल कर पाते हैं। तो जो लोग जॉगिंग करेंगे 20 से 30 मिनट पर डे, उनके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा उनके चेहरे पर खुशी और गुस्सा कम। अगर किसी से बहस भी हो गई ना, वो मजाक के उसको कंसिडर करके वहां से निकल जाएंगे। आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा,
हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा और आपकी डीप स्लीप बढ़ेगी। डीप स्लीप डोपामाइन से नहीं बढ़ती। चाय पी ली तो डोपामाइन आ गया, डीप स्लीप नहीं बढ़ेगी। शाम को अगर 20 मिनट की जॉगिंग करके सोए तो सेरोटोनिन रात भर आपको डीप स्लीप में सुलाएगा। इससे आपका जो ब्रेन का ये वाला हिस्सा, ये समान सामने कपाल देखिएगा, ये हिस्सा आपका चमकीला बनेगा और ये आपको सोचने में समझने में हेल्प करता है, इसके अंदर जो ब्रेन का पार्ट है। इसके अलावा आपकी जो हाइपर एक्टिविटी है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आना, जरा जरा सी बात पर एग्री हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, ये वाली समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का मूड बहुत खराब रहता है, तो जो लोग रेगुलर जॉगिंग करते हैं सेरोटोनिन के डेवलपमेंट से उनका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, उनका एंजाइटी का प्रॉब्लम, मैं तो जितने भी पेशेंट आते हैं सबको लिखवा के उनको यकीन दिलाता हूं, नहीं आपको जॉगिंग करना है। फोन करके भी पूछता हूं 3 दिन बाद जॉगिंग कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक बार उन्होंने हैबिट डाल ली, उनके ब्रेन में अपने आप ही हैप्पी हार्मोन डेवलप हो जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग रेगुलर जॉगिंग करते हैं या 30-40 मिनट लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप लोग अभी योगा कर रहे हैं, तो ये भी एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है। जो लोग रोज 30 मिनट योगा करते हैं, थोड़ा सा इंटेंस योगा, उनकी मेमोरी इंप्रूव होगी, वेट का लॉस होगा, चेहरे पर चमक आएगी, उनका डीप स्लीप बढ़ जाएगा, एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी अपने आप कम हो जाएंगे और वो पहले से ज्यादा खुश रहेंगे। तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके पास है। जब आप योगा या एक्सरसाइज नहीं करते थे तब आपको कैसा रहता था, और अब आप योगा एक्सरसाइज जो रेगुलर यहां ग्रुप में कर रहे हैं, अब वो कैसा फील करते हैं। कोई एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते थे और जब आप कर रहे होते हैं काफी दिन से, तब आपने अपने अंदर क्या बदलाव देखा। कोई एक व्यक्ति। जब नहीं करते थे सर तब थकान बनी रहती थी, और अब जब करते हैं ना तब बिल्कुल दिन भर तर और ताजगी बनी थी। सबसे बड़ा फायदा ये। आप मोदी जी के बारे में सुना कि 18-18 घंटे रोज काम करते हैं। आप और हम भी 18 घंटे रोज काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमारा शरीर ना थके, और हमारा शरीर इसलिए नहीं थकता कि हमने आज बहुत सारा काम किया। अगर मशीन गड़बड़ कर रही है तो मशीन जल्दी थक जाएगी। आप इस बात से तो सहमत होंगे। और अगर हमारा शरीर एक मशीन है और ये अच्छे से चलता रहे तो हम नहीं थकेंगे। सो जो लोग रेगुलर योगा, एक्सरसाइज, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिनमें शरीर के मसल्स का मूवमेंट आता है, उनकी थकावट का लेवल हमेशा कम रहता है, एक्टिविटी ज्यादा रहती है, इसीलिए वो लोग ज्यादा काम कर पाते हैं। अब आपको एक चीज और बताएंगे, कैंसर का एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है। मधुर संबंधों का परिवार के अंदर एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है। मेरे पास केस आते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े के केस आते हैं, सास बहू के झगड़े के केस आते हैं, बच्चा एग्रेसिव हो गया उसके भी केस आते हैं, और मेडिकल केस भी हमारे पास होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं कुछ स्पेसिफिक योगा, जैसे कपाल भाती, भस्त्रिका, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग। मेरा ये 4 का कॉम्बिनेशन तो फिक्स है कि आप करिए, आप इसे करिए 3 महीने रेगुलर कीजिएगा। आप इसको आप 5 राउंड कीजिएगा सूर्य नमस्कार के, 25-25 स्टेप कीजिएगा भस्त्रिका इन कपाल भाती के, और 20 मिनट जॉगिंग। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, चेहरा बदल जाएगा, एज पीछे हटने लगेगी। सो मैं ये सबको करवाता हूं। होता क्या है, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपके बॉडी में एक स्पेशल केमिकल एक्टिवेट होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीसी। जो मेडिकल वाले हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है। अब ये एक गामा एक्टिवेटर होता है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जब PGC1 हार्मोन पैदा होगा, यह आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। साथ ही साथ जो आपके बॉडी में नई नई सेल्स बनती हैं उन्हें भी रेगुलेट करेगा। इसके 2 बेनिफिट होंगे। मेटाबॉलिज्म अगर आपका कंट्रोल में आ गया, आपके बॉडी में नई नई सेल आसानी से बनेंगी, तो गंदी सेल जो शरीर में अचानक से पैदा हो जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो कैंसर के पॉसिबिलिटी को ये 50-60% कम करता है एक्सरसाइज करना। सेकंड थिंग, अब इस आपका मेटाबॉलिज्म जब अच्छा हो जाएगा तो शुरू में आपको टॉयलेट ज्यादा आएगा, कुछ दिन शरीर से गंदगी बाहर आएगी, और आपके शरीर की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो स्वस्थ हो जाएंगी। आपका एग्रेशन, जरा जरा सी बात पे चिढ़ना, बात बात पे गुस्सा आना, ये सारी समस्याएं नेचुरली खत्म हो जाएंगी आपकी। जब आपको अचानक से गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आज सब्जी में नमक ऊपर नीचे हो गया, आप फट पड़े बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो खुद से सोचिए, घर के अंदर आपके संबंध सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? सुधरेंगे। सो
मैं कपल थेरेपी में, जहां पारिवारिक इश्यू होते हैं, हमेशा ये मोटिवेट करता हूं आप योगा कीजिए और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कीजिएगा। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं या कोई बुजुर्ग अगर बैठे हैं, उनको लगता है हमारी याददाश्त में कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर आपको लगता है याददाश्त में, मेमोरी में कुछ गड़बड़ हो रही है, एज के साथ हमें भूलने की आदत हो जाती है, तो जो लोग 20 से 25 मिनट जॉगिंग करेंगे उनके ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स है इसके अंदर, जो क्रैनियम के अंदर इतना हिस्सा है, इसमें थोड़ा सा दबाव बनेगा। 2-3 दिन हल्का सा हेडेक आपको हो सकता है, थोड़ा रेस्ट कीजिए फिर जॉगिंग कीजिए। आप पाएंगे यहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ये वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा, और बस मेमोरी का राज यहीं छिपा है। जो भूलने की समस्या है वो अपने आप शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। सो अब अगर आप चाहते हैं कि हम टाइम पर उठें, सो संकल्प तो लें, लेकिन मन को इतना शांत करके सोएं कि रात को डीप स्लीप बढ़े, और उसके लिए मेरी एडवाइस है 20 मिनट जॉगिंग करें। अब आप कहेंगे सर इतनी रात में सड़क पे कहाँ जॉगिंग करेंगे? अपने घर में कीजिए, आंगन में कीजिए, छत पर कीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट, जो एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया में पैदा हो गई है, उसके लिए जॉगिंग जब करें तो कानों में हेडफोन ना लगाएं, हाथ में मोबाइल ना रखें, जेब में रखें। इसका रीजन क्या है? अगर आपका ध्यान म्यूजिक पर है तो सिर्फ शरीर में मूवमेंट हो रहा है, माइंड में मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जॉगिंग करते हैं तो उनके मन में ना विचार चलते हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं, इससे ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। अदर फैक्ट साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके ब्रेन का वॉल्यूम 2% तक इंक्रीज हो जाता है। ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो 2% तक इंक्रीज हो जाता है, और अगर ब्रेन में 0.2% भी, 0.2% भी आपने इंप्रूवमेंट कर लिया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अब फिटनेस को हैबिट में बनाएंगे कैसे? अब आपने कोई संकल्प लिया कि मुझे रेगुलर एक टाइम पर उठना है, तो नियम बनाइए, टाइम पर सोना है। सोने से पहले ऐसा कोई काम ना करें जो आपको एक्साइटेड करता हो और गुस्सा दिलाता हो या बेचैन करता हो। कई बार हम रील्स देख के सोते हैं, कई बार हम ऐसी न्यूज देख करके सो जाते हैं जिस पर बड़ा गुस्सा आता है। ऐसा कोई काम ना करें। सोने से पहले जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद हल्की जॉगिंग करें या वॉकिंग करें। जॉगिंग ना करें, वॉकिंग करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप उसके बाद सोते हैं तो एक तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपका शरीर हल्का थका होगा और माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो चुका होगा। अब उसके अंदर फालतू की चीजें नहीं चलेंगी, आपको डीप स्लीप ज्यादा अच्छी आएगी। जब डीप स्लीप अच्छी आएगी तो सुबह को आपको धीरे धीरे उठने में आसानी होगी। सो ये जो इच्छा शक्ति होती है ये ऐसे नहीं बढ़ती कि जी नहीं मैं तपस्या करूंगा। तपस्या ये नहीं है कि आप पालथी मार के बैठ गए किसी देवता का मंत्र जप रहे हैं, वो तपस्या नहीं है। तपस्या ये है अपने आप को तपना, यानी के मजबूत बनाना, जिसे हठ योग बोलते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को उस स्थिति में लाना जैसी स्थिति में आप चाहते हैं। दूसरा, अगर आप मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं, नमक खाने में कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? जो भी मीठा आप खाते हैं या नमक खाते हैं, एवरी डे उसमें 1 या 2% नमक और मीठा कम कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे 1-1.5 महीने में आप पाएंगे कि नमकीन या मीठी चीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। सो फिट रहना, स्वस्थ रहना, ये कोई 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक जीवन यात्रा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने संकल्प लिया मैं 10 दिन मीठा नहीं खाऊंगा, फिर 10 दिन के बाद फिर भर भर के खाऊंगा। गाजर का हलवा खा रहा हूं, आज मैं 1 किलो खा गया हूं, है ना। मेरा मन करता मैं रसगुल्ले खाऊं। अरे भाई, कल को हमारा जहर खाने का मन भी करेगा तो हम क्या जहर खाएंगे? सो मेरा मन करता है रसगुल्ले खाऊं, रसगुल्ले बड़े टेस्टी होते हैं। रसगुल्ला खाना है, उसे निचोड़ लो तब खा लो, ताकि उसमें शुगर का अमाउंट कम हो जाए। बहाने से शरीर में जहर मत डालिए। तो जो फिट रहने की हैबिट है वो एक दिन में नहीं आएगी। अच्छा, आज आपका मन हुआ अरे आज तो संडे है, कोई बात नहीं ना, संडे तो चीट डे है, मंडे एक्सरसाइज करूंगा। चीट डे संडे नहीं है, चीट डे आपने अपने साथ मनाया है, आपने खुद से चीटिंग की है। एक्सरसाइज और अच्छी हैबिट पर डे होनी चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देती है। ये दवाई नहीं है, सर दर्द की गोली नहीं है, आपने एक गोली खाई और सर का दर्द ठीक हो गया।
अब मुझे, आप लोग कितने लोग प्रेजेंट, आप यहाँ 44 लोग प्रेजेंट हैं। कुछ लोग जिनके लिए पॉसिबल है वो मुझसे अपनी फिटनेस से रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम बताएं, बस एक एक करके, देन आई विल डिस्कस वन बाय वन। बेटर आप हैंड रेज करें तो मैं एक एक का नाम लेकर के फिर बात कर लेता हूं। एक पर्टिकुलर समय रहा है, जैसे 4 बजे का समय मैं दिन का, सुन नहीं पाया, उस थोड़ा सा समय जो धीमे है बोले। खट्टी डकारें क्यों आती हैं? माफ कीजिए, मैं सच में सुन नहीं पाया, थोड़ा धीमे बोलिएगा। एक दिन भर में एक समय ऐसा रहता है, उस समय पे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे खाया हुआ खाना वापस आ रहा है, जैसे खट्टी डकारा जिस कहते हैं अपन, और वो पीने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन वो पर डे आना, उसका टाइम फिक्स क्यों रहता है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, उसका टाइम क्यों फिक्स है, उसके दो कारण हैं। एक तो ये हमारे खाने का टाइम भी लगभग लगभग फिक्स होता है। जैसे मैं हूं कि मैं लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में ही लंच कर पाता हूँ, मेरा टाइमिंग ही ऐसा रहता है। सो मेरे खाने का लगभग टाइम भी फिक्स है। सो जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो क्या गड़बड़ होगी, जब हम खाना खाएंगे, खाने को डाइजेस्ट करने से पहले आमाशय के अंदर एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो उसको सॉफ्ट बनाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया उन्हें मारने का काम करता है। जब वो नीचे सरकता है उसमें बाइल जूस, पित्त मिलता है और वो उसे नॉर्मल कर देता है। इसका मतलब अगर आपके शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा है तो पित्त उसे शांत नहीं कर पाएगा डाइजेशन से पहले, और वो जो एसिड बन रहा है वो आपको फील होता है। क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर धीरे धीरे उसको बाइल जूस को, पित्त को पैदा करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वो फिर वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। पर ये अच्छी बात नहीं है अगर वो एसिड बन रहा है, क्योंकि आपके लीवर को तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना। सो आप अपने खाने में दो बातों का ध्यान रखें, कुछ दिन ऐसी चीजें कम खाएं जिससे एसिडिटी होती हो। खट्टी चीजें और मीठी चीजें दोनों एसिडिटी करती हैं। साथ ही साथ अपने खाने में अजवाइन, खाने में ऊपर से एक चुटकी अजवाइन भी अगर मुंह में डाल के एक घुट पानी पी ले तो वो आपको मदद करेगा। तीसरी बात, आप कोई भी नॉर्मल एंटा एसिड खाली पेट 1-2 दिन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पेट में जब रेगुलर एसिड बनता है तो उसको हमें रोकना होता है। तो एसिलोक आता है 150 या ओमिपैराजोल है, तो आप खाली पेट उसको 3 दिन ले लीजिए। ऐसा हो सकता है कि खाली पेट उसको 3 दिन लेने से हल्का पेट पतला हो जाए, कोई बात नहीं, वो गंदगी जो जमी हुई है बाहर आ जाएगी। फिर आप पाएंगे ये एसिड बनना बहुत कम हो गया है, लेकिन इसे खाने में भी कंट्रोल करना है। अब आपको अगर ये बनना है तो तीखा, बहुत ज्यादा नमकीन, खट्टा और बहुत ज्यादा मीठा खाना कम कर दीजिए। और अगर आप रोज 5 रोटी खाते हैं तो उसको 3-3.5 रोटी पर ले आइए कुछ दिन, ताकि पेट में बाइल जूस आसानी से काम कर पाए। तो आप पाएंगे 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ जी बोलिए रेखा जी। डॉक्टर भरत हाँ, जी मुझे नमस्कार। मुझे जो है इसमें राइट साइड के शोल्डर में वो बहुत 2 महीना हो गया पेन है। कितना भी तेल लगा के मालिश करे तो कम नहीं आ कम नहीं आ रहा है। और राइट थाइज में जो है एक मसल्स ये में पेन है, तो कुछ पैर उठाने में भी तकलीफ होती है। तो उसके वास्ते क्या करना चाहिए? आप गिरे थे या कोई चोट लगी थी आपको शोल्डर में, क्या हुआ था, कोई झटका लगा था कंधे नहीं, में? चोट नहीं लगी थी डॉक्टर। मुझे तो मैं उस राइट शोल्डर में सो जाती हूँ, जब अच्छा, सालों हाँ से हाँ यही आदत है। हाँ। तो आपके अचानक क्या हो गया मालूम नहीं। इसके पहले 2016 में वो जो डिसलोकेट हो गया था हाथ। ओके तो ओके। मगर जब से 9 इयर्स में अभी तक कुछ भी तकलीफ नहीं हो गई। वो एक चादर से वो ऑर्थोपेडिशियन ने बांधा था उसको। हाँ, हाँ, ना गिरने से ये डिसलोकेट हो गया था हाथ। आपकी एज और कितनी पैर है? में तो कुछ भी नहीं हो गया है। वो क्यों ऐसा हो रहा है मालूम आपकी नहीं। एज कितनी, उम्र कितनी है आपकी? 71। देखिएगा, अब यहाँ 3 रीजन है। एक तो बहुत समय पहले डिसलोकेशन हुआ था। दूसरी हम्म। बात, एज के हिसाब से मसल्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और तीसरी बात क्या होता है, कभी कभी हमारी एज के हिसाब से हमारी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो नॉर्मल चलना फिरना सामान उठाने की वजह से भी झटका लग जाता है। और चौथी समस्या ये है, ये हमारे साथ भी होता है, अगर हमें कंधे पे ही पूरी रात सो जाते हैं
तो दर्द होता है। अब इसके इसके दो तीन तरीके हैं। जैसे मैंने क्या किया, अपना गद्दा बदला। अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप ऑर्थोपेडिक गद्दा ले लीजिए। उसमें क्या होता है, शरीर के किसी भी हिस्से पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। अगर हम एक कंधे की करवट सो जाते हैं तो गद्दा अपने आप अपनी शेप चेंज कर लेता, हमें हेल्प मिल जाती है। दूसरा, आप अपने खाने में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाइए और थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाइए मसल्स का। ठीक है, प्रोटीन बढ़ाइए और कैल्शियम। अब प्रोटीन आप प्रोटीन बढ़ाने का तरीका, क्योंकि एज में प्रोटीन बढ़ाने का भी डर रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो डबल टोन्ड दूध आता है, डबल टोन दूध जो आता है जिसमें से फैट नहीं होता है, जिसे सपराटा दूध बोलते हैं, तो कम से कम 500 ml दूध आप रोज पीजिए 2-3 बार में। मतलब एकदम से 500 ml नहीं पीना, पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा सुबह, और उसके दूध को जब पिए तो गेहूं से बनी या बाजरे से बनी, कोई भी गेहूं से बनी एक रोटी कम से कम जरूर लें। अगर आप दूध के साथ एक रोटी लेंगे तो आपको लूज मोशन, पेट पतला भी नहीं होगा। इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन का कम से कम टाइम लगेगा। केवल तेल लगा के मलते रहने से उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तो होगा, लेकिन मसल्स की मजबूती के लिए उसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चाहिए। जब आप प्रोटीन और कैल्शियम की सप्लाई बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि मसल पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है, दर्द उसमें कम हो रहा है। हाँ जी, बोलिए। मैं सर, वेट कर। हाँ। मैं जैसे ये हड्डी ये बढ़ रही है यहाँ से मेरी, ये हड्डी, हाँ, यहाँ से हड्डी बढ़ रही है, यहाँ से हड्डी बढ़ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर हड्डी बढ़ रही है तो इसका तो, अब हड्डी अगर बढ़ रही है उसे कम तो नहीं किया जा सकता। तो अब ये उसका तो कम करने यहाँ का तरीका सर्जरी है। तो ये तो आपका ऑर्थोपेडिक से डिसाइड करेगा कि ये क्यों बढ़ रही है। आपकी एज कितनी है? 73। हाँ। सो ज्यादा एज में कई बार कई बार कम एज के लोगों में भी मैंने देखा है कुल्ले की हड्डी थोड़ी बढ़ गई। तो ये एक्चुअली होता क्या है, हड्डी कैसे बढ़ती है, किसी कारण से, वो मेडिकल रीजन होते हैं, हड्डी सॉफ्ट होकर के फैल जाती है, उसे हड्डी का बढ़ना बोलते हैं। सो इसके लिए तो कोई योगा एक्सरसाइज से काम ज्यादा नहीं चलेगा। इसके लिए डॉक्टर से मिल करके जानना होगा ये बढ़ क्यों रही है, और उस रीजन पर काम करना पड़ेगा। यानी जैसे कि यहाँ आपकी हड्डी, मतलब ऐसे ऐसे हो गया जैसे फुंसी हो गई हो, बड़ा थोड़ा सा आपने हो क्या गया। इसे डॉक्टर, आपने डॉक्टर को दिखाया था इसे? हाँ, ये तो नहीं दिखाया, लेकिन जैसे पैर के दर्द के लिए दिखाया था तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करवा लो। जैसे माथे पर ये हड्डी नहीं लग रही है, माथे पर ये हो सकता है कोई गांठ बन गई हो। नहीं, हड्डी है, ये दबाने से अगर पता लगता हड्डी है। है तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, ऑपरेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे ऑर्थोपेडिक से कुछ मेडिसिन लीजिए ताकि इन्हें कंट्रोल में रखा जा सके, क्योंकि इस एज में सर्जरी कराने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। सो इसे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। अगर ये बढ़ रही है तो इसे डॉक्टर अपनी मेडिसिन से ही कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि इसका कारण शारीरिक वैसा नहीं है, एक्सरसाइज या कुछ दूसरा रीजन। हड्डी का सॉफ्ट होके फैलना इसका रीजन है। ठीक है, आप बोलिए नेक्स्ट। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर केसी वर्मा फ्रॉम भिवानी। जी सर। और आपका सुना मैंने सारा, एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार जी। मैं 10 दिन विपश्यना ध्यान शिविर में गया। वहां पर मैं 3 रात तक बिल्कुल नहीं सोया, कोई नींद नहीं आई। आई वाज लाइंग ऑन द बेड, लेकिन मैं फ्रेश इन द मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश था। कोई मेरे को थकान नहीं, ना शारीरिक ना मानसिक। मैंने फिर प्रश्न, जो हमारे इंस्ट्रक्टर गुरु थे, उनसे जाके प्रश्न पूछा कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि एक वहम डॉक्टरों ने डाल रखा ना हमारे माइंड में कि 8 घंटे की नींद जरूरी है नाप तोल करके। लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा प्रश्न बताया, सही आंसर दिया कि आपका मस्तिष्क शांत है, आप 5-15 घंटे तो हम मेडिटेशन में ही बैठे रहते हैं हम, और फिर मैं शरीर की जहाँ तक सवाल है वो हम बिस्तर पर लेटकर शरीर अपना शांत हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि नींद आए या ना आए, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क शांत है और नींद नहीं आ रहे तो भी आप सुबह फ्रेश ही उठेंगे। ये बिल्कुल मेरा अपना सही, अनुभव है। बिल्कुल सही। ये मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, हम 10 घंटे सो के भी बेचैन उठते हैं, क्योंकि शरीर को आराम मिला, मन को नहीं मिला। तो नींद का असली पर्पस तो ये है ना, शरीर की थकावट दूर हो और मन की थकावट दूर हो। और अगर दोनों आपके ठीक हैं तो आपको ज्यादा लंबा सोने की जरूरत नहीं है। मैं शाम अभी को भी 12 से, हाँ, अभी भी मैं केवल 4 घंटे ही सोता हूँ, और 4 घंटे में सफिशिएंट। जैसे ही सोता हूँ मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ।
मुझे नहीं ध्यान होता कि मैं कहाँ हूँ, ना मुझे कोई सपने आते हैं, और 4 घंटे के बाद मैं फ्रेश उठता हूँ, इसका और मतलब मुझे सारा दिन कभी डीप नहीं स्लीप सोता, है। कोई थकान नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ आपका डीप स्लीप एवरेज 30 से 40% के बीच में है। जी हो सकता है, ये काउंटिंग मैंने तो नहीं की, लेकिन क्योंकि दिस मे नहीं, बी ए हमारा रीजन। तो एक्सपीरियंस है, मशीन से हम चेक करते हैं। सो एक तो आपकी देखिए, जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उन्हें नींद कम आती है। दूसरा, आपका मन शांत है, तो आपकी तो सारी जरूरतें पूरी हो गई। आपके लिए 4-5 घंटे बहुत हैं अगर आपका मन शांत है। मन शांत नहीं है तो सब बेकार है। एक एक आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ एक बात की, जो कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। डॉक्टर विलियम डेविस है यूएस में, कि सारे संसार में बीमारियों का जो कारण है, दैट इज द प्रेजेंट व्हीट, जेनेटिकल मॉडिफाइड व्हीट जो हम खा रहे हैं आज के दिन में। 70 के दशक के बाद ही बीमारियां आई है, क्योंकि उसके पहले का समय भी मैंने देखा है। मेरी मेरी एज 75 है। तो ये जो खाना, गेहूं की रोटी खाकर जो पच के जब पेट के माध्यम से ड्यूडेनम के थ्रू पास होती है, तो वो जो है, इसमें जो गेहूं है इसके अंदर ओपियोड डिराइड पेप्टाइड जो है, ग्लाइडन डिराइड ओपियोड पेप्टाइड जो होता है, वो ड्यूडेनम का सिग्नलिंग जो हार्मोन इंसुलिन को कहता है, इसमें या जो है बिल्कुल होता है। बाइल्स को कहता है कि बाइल्स रिलीज करो, या उसको जो रिलीज करो, तो वो जो है ना तो बाइल्स वहां आ पाती है, और एज इट इज जो है टॉयलेट जो है अन मतलब न्यूट्रलाइज होके ही हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, एंड दैट इज ए काज ऑफ लीकी गट आल्सो एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो गेहूं का प्रयोग अगर हम कम करें, अपने खाने में बंद ही कर दें, तो ज्यादा बेटर है। मिलेट्स ले सकते हैं। तो उससे आप बताइए क्या लाभ है या नहीं है। आपसे मैं एक चीज पूछूंगा। देखिए, किसी को देख करके उसकी उम्र का अंदाजा तो हो ही जाता होगा। जी जी। आप मेरा अंदाजा बताइएगा। हालांकि मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है 15-20 दिन से, मैं भी विपास नहीं कर रहा हूँ घर पे पड़े हुए। सो मेरी उम्र का कोई, अंदाजा। आपकी उम्र 50 के नीचे है। मैं 47 में हूँ। हाँ, तो और अंदाज सही है मेरा। 30 से ऊपर का कभी नहीं लगता, और अगले 15 साल में 30 का ही रहूंगा। ये सर मैं फिक्स है। 75 का हूँ। मैं हमारी मैं अभी बायोलॉजिकल एज 50 है। बायोलॉजिकली मैं 47 हूँ, दिखाई 30 का देता हूँ। अगले 15 साल में 30 का ही रहूंगा, और इसका रीजन है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले का एक प्रोसेस है भाई। खोया लिया और उसको चीनी में पकाया। आप स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह के मसाले डालेंगे। आजकल मसाला पेठा आ रहा है, मसाले वाली मिठाई आ रही है। स्वाद तो मिलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन तो गलत ही हो रहा है ना। जब कॉम्बिनेशन गलत हो गया, स्वाद भले ही मिल जाए, शरीर में गड़बड़ करेगा। सो केवल गेहूं नहीं, जितने भी अब अनाज दालें आ रही हैं जो हाइब्रिड हैं, वो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो कोशिश कीजिए, जो देसी अनाज है, देसी दालें हैं, स्वाद तो उनमें भी है, थोड़ा पकाने में मेहनत करनी पड़ती है, बस इतना है। क्योंकि जो हाइब्रिड चीज है वो एकदम पक जाती है। तो आप अगर हाइब्रिड से बचेंगे और देसी पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे आप पहले से ज्यादा स्वस्थ हैं। एक चीज और, तेल हमारे लिए नहीं है, प्लीज इसे समझिए। तेल खाने का कोई भी तेल हमारे लिए नहीं है। आप हवन जब करते हैं, देखिए, अब तेल तेल शब्द बना है तिल से। तो हिंदुस्तान में दो ही तेल होते थे बस, सरसों का तेल और तिल का तेल। तीसरा तो कोई तेल पहले नहीं होता। जब तो मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल सब निकाल लिया हमने। तेल, और हम इन तिल के तेल का यूज होता था शरीर की मालिश और हवन कुंड में जलाने के लिए। सरसों के तेल का होता था शरीर की मालिश करने के लिए और दान में देने के लिए, बस। खाने में कोई तेल यूज नहीं होता था। अब हमने सीख लिया, विदेश से आया, घी से बेस्ट है शरीर में तेल खाना। तेल जब से जितने लोग रिफाइंड खा रहे हैं, तरह तरह के तेल खा रहे हैं, सरसों के, सबके घुटनों में दर्द है, शरीर में थकावट है। ठीक है, तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा नहीं है भाई। एक लिमिट में कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, उसके बिना हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। कोलेस्ट्रॉल तो ग्रीस है हमारे शरीर का, बस ग्रीस ज्यादा ना हो। तो तेल में ऐसे फाइटोफिंटॉन्स होते हैं जो बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सो पहले तो तेल छोड़िए, देसी घी पर आइए। अमेरिका की, इंडिया की, सारी दुनिया की रिसर्च कहती है देसी घी इज बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ। अब कितना खाएं देसी घी? अब ये ना करें कि रोटी पे तैर रहा है। देखिए, अति हर चीज की बुरी। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति हो, अति हर चीज की बुरी। तो एक लिमिट में 20 ग्राम घी आप रोज खा सकते हैं।
बस। और ये मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा सा स्वाद के लिए डालना है, क्यों घी में स्वाद ज्यादा होता है, घी कम डालना पड़ता है। घी एनिमल से आया है तो उसका घी का स्ट्रक्चर वही होता है जो एक शरीर में होनी चाहिए। घी तो दूध से आया, दूध जानवर से आया है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो एक जीवित शरीर के अंदर होनी चाहिए। तेल खाना छोड़िए आज से पहले तो, ये ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल, किसने खाया मूंगफली का तेल? ज्यादा से ज्यादा कोकोनट का तेल खा सकते हैं, वर्जिन कोकोनट सफेद, वो भी घी है। जो जम जाए वो घी है, जो ना जमे वो तेल है। तो मैं तो क्या करता हूं, या तो देसी घी गाय का, हमारे घर में गाय है, हमें देसी घी खूब मिल जाता है, या कोकोनट तेल, बस। तीसरी कोई चीज नहीं, और ये भी मिनिमम पॉसिबल, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो तेल बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप पाएंगे जो आपने कहा है पहले, क्योंकि अब सारे बीज तो हाइब्रिड है, मानेंगे ना? सरसों में इतना तेल पहले कहाँ निकलता था? आपने अपनी एज के हिसाब से देख लिया होगा। आपने तो मूंगफली सोयाबीन का तेल सुना भी नहीं होगा अपनी जवानी में। सो ये सारे हाइब्रिड हैं, तो इन तेलों को छोड़ दीजिए। कम से कम घी तो हाइब्रिड नहीं है, ये पक्का है। घी हाइब्रिड नहीं है, इसकी तो गारंटी दे सकते हैं। हाइब्रिड गाय का घी भी वो हो जाता है, हाइब्रिड गाय का घी भी नहीं लेना हमने, नहीं, जर्सी गाय ऐसी जिसको कहते हैं। कम से कम गाय हाइब्रिड है, घी हाइब्रिड नहीं है। घी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वो आपकी बात सही है। इतनी गाय कहां से आएंगी देसी गाय? क्योंकि हमने तो सुविधा के चक्कर में सब छोड़ ही दिया है। जी। ठीक है। तो कम से कम घी जो है एक शरीर से निकलता है दूध के थ्रू, तो उसकी जो रचना है वो शरीर के लायक तो है। तेल की तो पौधे के लायक है, पौधे का शरीर हमारे शरीर जैसा होता ही नहीं। तो तेल छोड़ दीजिए, कम से कम कहीं तो सुधार आएगा। ये सही कह अगर रहे तो हैं आप। देसी घी राइट में सर। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बिल्कुल बैलेंस रहता है, और वो बॉडी को बहुत अच्छा रखता है, मैं मस्तिष्क रेगुलर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं 2 घंटे जिम करता हूँ, बहुत हैवी एक्सरसाइज करता हूँ। आज तो मैं नहीं गया, मॉर्निंग में 5 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ। मैं तेल नहीं खाता। जब मैंने देखा कि हाँ मैं थक रहा हूं, तो मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मैंने क्या किया, रोटी पे हल्का सा घी लगा के खाना शुरू कर दिया। मैं घी भी नहीं खाता। उससे क्या, मेरी जरूरत एनर्जी की पूरी हो गई। तेल नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चीनी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ दिया। मैं वो आदमी हूं जिसके घर में बनी मिठाई पूरा मोहल्ला खाता था, और अब मैं वो आदमी हूं जो चीनी को देख के उल्टी करता है। और मैं पहले से ज्यादा स्वस्थ हूं, एक्टिव हूं। मेरा एवरी डे का वॉकिंग 15 किलोमीटर का है वाह। टोटल। और मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, मजे से सोता हूँ, बाहर में जाए दुनिया, खुद खुश रहता हूँ। सो अगला क्वेश्चन प्लीज। जी डॉक्टर डॉक्टर विपिन साहब। नमस्कार पांडे भरत जी, जी। नेक्स्ट। हाँ। भरत जी, मुझे ये पूछना है। जी नमस्कार। नमस्कार। भरत जी, मुझे ये पूछना है। कोई सज्जन मेरे से पूछ रहे थे कल कि उनका पेशाब जो है उसकी गति इतनी तेज है कि रोक नहीं पाते, बाथरूम हम्म, तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उससे हम्म। घर से बाहर निकलते ही नहीं है कि पता नहीं कहाँ पेशाब आ जाए और पेशाब करने मिलेगा। और रात को भी उन्हें 3-4 बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो उनके पेशाब को कैसे कंट्रोल करें, बताएं। एज क्या है उनकी? उनकी एज है 76। हाँ, तो उनको आप ये बोलिए वो एक यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ दो रीजन पॉसिबल हैं, या तो उनका कोई इन्फेक्शन हुआ, या उनको प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, हमारे यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होता ही सिर्फ आदमियों में है। तो ये जनरली मेल्स की ही प्रॉब्लम होती है। अब या तो उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से किडनी जरूरत से ज्यादा फिल्टर करती है, और किडनी के बाद वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बहुत तेजी से उनका सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर प्रोस्टेट जो एक प्रेशर मेंटेन करके हमारे को हेल्प करती है रोकने में, वहां गड़बड़ है। तो उनको आप तुरंत बोलिए एक यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिले। सर, एक लेडीज के बारे में भी मेरे पास शिकायत आई थी कि उसका भी शी कैनॉट कंट्रोल हर यूरिन, और उसको मैंने गोखरू खाने की सलाह दी थी, गोखरू का अर्क लेने की। तो उसके बाद उसे रिपोर्ट किया कि आई एम ऑल राइट। कारण क्या है वो आप बताएं, मुझे नहीं मालूम। देखिए, फीमेल के साथ, फीमेल में प्रोस्टेट तो नहीं होता, फीमेल के साथ एक नई समस्या होती है। उनको एक स्पेसिफिक यूरिनरी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं, यूआईडी जिसको बोलते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, इंट्रैक्ट डिफ्रेक्शन हो जाता है उसमें, यूरिनरी ट्रैक, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। अब जो गोखरू है वो आपका एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं गोखरू। ठीक है, तो एक्चुअली ये आयुर्वेद के एंटीबायोटिक है, जैसे एमोक्सिसिलिन जो होता है पैथोलॉजी में है। सो उन्होंने एंटीबायोटिक खाया, उनका इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया। यूटीआई की समस्या 90% फीमेल्स में ही होती है। थैंक यू। कर्नल कर्नल पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर्नल Very पाटिल। good, sir. हाँ, यस। Yeah, can you hear me? Okay. डॉक्टर कोकोनट ऑयल जो आजकल वाइट की बात जब कर रहे थे, प्योर बना करके जो देते हैं, दैट ट्रीट्स एल्जाइमर, आई मीन द लॉस ऑफ मेमोरी, दैट इम्प्रूव, दैट इज वन योर कमेंट। एंड देन आपने एक पीवीसी की बात करी थी, उसका पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे? ओके, कोकोनट ऑयल, कैन यू हियर मी नाउ? कोकोनट। Coconut oil, they say if you drink at least 50 gram every day, then it treats Alzheimer, loss of memory जो होती है, उसमें उसको वो इम्प्रूव करता है। हाँ एक तो वो है, दूसरा आपने पीवीसी की बात करी थी, पीवीसी क्या हाँ, है? ये होता है पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर। पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा को एक्टिवेटर अल्फा 1। तो ओके। थोड़ा लंबा नाम है। या मैं इसका ओके, फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, इसका मैं इनको भेज दूंगा दीप जी को, वो इसका ग्रुप में पूरा डाल देंगे डिटेल। ठीक है, मैं इसका हाँ फोटो खींच के दे रहा ठीक है। हूँ। एक्चुअली ये बहुत लंबी टर्मिनोलॉजी है, एक मिनट में या इनको भी फोटो दे रहा हूँ, वो डाल देंगे। सर, एक मेरा भी क्वेश्चन था, डीप स्लीप के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो क्या जो लोग रात को सोने में या जब भी जब सोते हैं खर्राटे लेते हैं, क्या उनकी स्लीप डीप होती है? या ठीक है। कोई कोई एकदम से खर्राटे ले रहे होते हैं, एकदम से फिर नींद खुल भी जाती है, बीच बीच में जल्दी से खुल जाती है थोड़ी सी भी आहट में, क्या वो डीप स्लीप कहलाएगी? हाँ चलिए, आपके 3 क्वेश्चन एक साथ। पहले तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खर्राटे किन किन कंडीशंस में आते हैं। खर्राटे 2 कंडीशन में आते हैं। या तो आपके नाक में कुछ पासेज में गड़बड़ हुआ हो, तो जब रात को सोते हैं नाक से जब सांस लेते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन होता है, जो मांस या कुछ भी बढ़ जाता है, तो उससे खर्राटे की आवाज पैदा होती है। मैं भी कई बार खर्राटे लेता हूँ, मेरे फ्रेंड ने बताया। अब मेरे फ्रेंड ने मुझे कैसे बताया, कई बार जब मैं और मेरा फ्रेंड कुछ काम कर रहे होते हैं बैठ करके रात शाम को 9 बजे, तो मैं धीरे 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 बेड पे लुढ़क जाता हूँ और सो जाता हूँ हल्का सा, और खर्राटो लेना शुरू कर देता हूँ। इसका रीजन क्या है? कभी कभी हम शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन हम सोना नहीं चाहते क्योंकि हमें और काम करना है। तो उस समय जो नींद की झपकी आती है वो इसलिए आती है, आपका शरीर स्विच ऑफ हो गया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन मन आपका जाग रहा है, आप सोना नहीं चाहते, तो आप उल्टी सीधी पोजीशन में लेटे लेटे ऐसे होंगे, और उस समय शरीर इतनी तेजी से ऑक्सीजन खींचता है, और हमारी टेढ़ी मेढ़ी पोजीशंस की होने की वजह से नाक के अंदर वाइब्रेशन से भी हमें खर्राटे आते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा थक के कोई सोता है तो शुरुआती नींद में उसको खर्राटे आते हैं, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्या इसे डीप स्लीप माना जाए? अब अगर नाक में कुछ प्रॉब्लम है तब खर्राटे आते हैं, तो ये डीप स्लीप का साइन नहीं है, या खर्राटों पर ध्यान देना पड़ेगा। ये हार्ट के रीजन अदर रीजन से हो सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने दिया कि मैं कभी कभी इतना थक जाता हूं कि मुझे उसके साथ बैठ के काम करना है, वो काम कर रहा है लैपटॉप पे, मैं थोड़ा झपकी ले लूं, मुझे देखते ही देखते मैं सो जाता हूं, मुझे पता, तब मेरा शरीर स्विच ऑफ हो रहा है। उस समय मैं इतनी गहराई में सो रहा होता हूं 10-5 मिनट के लिए, कि उस समय बॉडी बहुत डीप स्लीप में ही हमारे बॉडी की रिकवरी होती है। जो टूट फूट हुई, जो शरीर में जो मरम्मत होनी है, वो डीप स्लीप में होती है बस। तो उस समय ब्लड फ्लो फास्ट रहता है और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। तो उस समय चूंकि मैं बहुत थक के सोया 5-6 मिनट की डीप स्लीप में सडनली बैठे बैठे, तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन शरीर खींचेगा, तो खर्राटे आएंगे। वो डीप स्लीप का सिम्टम है। बट ये भी अच्छा सिम्टम नहीं है कि आपको इतना थक के 5-5 मिनट की नींद लेनी पड़ रही है। अच्छा यही है, फिर तो मैं यही करता हूं, मैंने कहा ऐसा करो तुम दूसरे रूम में काम कर लो, मैं तो सो रहा हूं। मैं फिर ये बोल देता हूं, क्योंकि मैं शरीर को जबरदस्ती नाक के वाइब्रेशन से क्यों ऑक्सीजन दूं, आराम से ही सो जाए, इससे अच्छा तो। और क्या जो सपने देखते हैं बहुत सारे नींद में, तो वो भी डीप स्लीप में आते हैं या वो भी नॉर्मल? देखिएगा, सपने आते कैसे हैं आप इसे समझिएगा। तो जब आप रैंडम, मैं कोशिश करता हूं शायद मैं आपको कुछ दिखा सकूं अपने मोबाइल के थ्रू, एक मिनट। पता नहीं, ये ग्राफ, इसमें एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं ये मेरी रात की नींद का ग्राफ है। जी।
जो ऊपर की येलो लाइन, ऊपर है ऑरेंज कलर की दो एक पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जब रात को हल्की मेरी नींद खुली। रात एक्चुअली गलती क्या हुई, कल मैंने सारी रजाइयां धूप में सुखा दी और रात को जब सोए तो गर्मी लगी, तो बार बार मेरी एक दो बार आंखें खुल गई थी इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसा मेरे साथ इधर हुआ 1 सेकंड के लिए और इधर हुआ स्टार्टिंग में कुछ मिनट के लिए। जो बीच में आप देख रहे हैं पर्पल कलर मोटी मोटी लाइनें, ये मेरी रैम स्लीप है। और जो नीचे के आप देख रहे हैं डार्क कलर की लाइनें, ये मेरी डीप से, इतनी बार मैं बार बार डीप स्लीप में गया रात को। और रात का जो मेरा डीप स्लीप है कल का, वो थोड़ा कम रहा है, वो रहा है 30%। और लाइट स्लीप मेरा काफी रहा है, और वो जिसमें हम उठ जाते हैं वो होता है आपका ऊपर वाला स्लीप। ठीक है ना। ये कौन डीप सी स्लीप, एप्लीकेशन आपने वो करी है डाउनलोड? इसके लिए आपके हाथ में एक हेल्थ बैंड होना अच्छा। चाहिए। 2,500-3,000 रुपए में आ जाता है। ये आपकी कैलोरी से लेकर के हर चीज को मेजर करेगा, कोई महंगा डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल से कनेक्टेड है, सारा कंट्रोल, मेरे हार्ट का रेट कितना था, मेरा ब्लड प्रेशर रात को कितना था, मैं कितनी गहरी नींद में सोया, मैंने सब मेरा इसमें रिकॉर्ड में है। मैं कितने स्टेप चला, कितनी कैलोरी मैंने खाए कंज्यूम किए, सब है। अब आप इसको समझिएगा। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है उसमें तो मेरी आंख हल्की हल्की खुली है, पर मैं अधूरी नींद में था। जो बीच वाली लाइनें हैं, ये वो लाइनें हैं जब मैं रैम स्लीप में था और उस समय मैंने सपने भी देखे, और वो हो सकता है मुझे याद रह जाएं। लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो इतनी डीप स्लीप है, उसमें सपने नहीं आते। अब चूंकि आप देख रहे हैं इसमें ग्राफ में, फिर भी एक बार से देखेंगे कि नीचे वाली लाइनों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका नतीजा ये हुआ, मैंने भले ही सपने देखे हो नीचे की बीच की मोटी लाइन में, पर मेरी गहरी लाइनें इतनी ज्यादा हैं कि मुझे आज सच में एक भी सपना याद नहीं है। हल्का हल्का सा मुझे एक आइडिया आ रहा है, पर कुछ भी याद नहीं है। तो जिन लोगों की नीचे वाली लाइनें ज्यादा होती है, ज्यादा मोटी होती है, वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। जिनकी ऊपर वाली लाइनें, ऊपर जो ऑरेंज कलर की लाइन है, जितनी ज्यादा होती है वो उतने ही बीमार होते हैं। थैंक यू सर। किसी का कोई और क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि समय काफी हो मैंने चुका है? अब मेरे डॉक्टर जो साहब एक पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक कोई यंग लड़का है, ड्रग का एडिक्ट हो गया है वो, और वो परेशान है घर वाले उनसे, तो कैसे आपके पास भेजा क्या जाए उसको? नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं तो भिवानी रहता हूँ जी, हरियाणा में, और वो नहीं लड़का भी भिवानी रहता है। नहीं, तो भिवानी में आप ऐसा कीजिएगा, भिवानी में कोई ना कोई डी एडिक्शन सेंटर जरूर होगा। सर वो जितने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो नामचारे के लिए ही होते हैं। आई हैव विजिटेड दैट स्टेशन आप ऐसा दैट। कीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं ऑनलाइन एडवाइस दे दूंगा उनको, ऑनलाइन वो मेरे से मिल लेंगे। नहीं, अगर जरूरत है तो दे कैन कम डाउन टू बरेली एंड स्टे देवर देयर, नहीं, वो कर आई एम इन सकते हैं। देहरादून, आई एम इन देहरादून। अच्छा, ओके, देहरादून आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनसे ऑनलाइन बैठ करके चीज को समझूंगा, चलो ताकि आप मैं मेरे को नंबर बोलिए, मैं लिखने को तैयार हूँ। नंबर बोलिए। 89 89 79 79 131 131 079। 079। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक। कोई एक और क्वेश्चन? मेरा मेरा भी क्वेश्चन है। ये मेरे राइट साइड में जो है ना, कमर में दर्द होता है, हाँ, राइट साइड आप में इधर। अच्छा, आप एक तो आप अपने सोने की पोजीशन को चेक कीजिए। अच्छा। अभी कभी कभी कोई खिंचाव झटका तो नहीं लगा ना कमर में? नहीं, कुछ नहीं लगा। दर्द सोते हुए होता है, सुबह उठते हुए होता है, दिन में होता है? सुबह उठते हुए होता है। सुबह उठते हुए होता है ना। तो एक्चुअली या आपकी एक साइड की जो मसल्स हैं वो खींची हुई हैं। तो जब आप रात को सोते हैं, मसल एक पोजीशन में आ जाती है, तो सुबह वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं है, रेगुलर सोने, जब सुबह उठते हैं स्ट्रेचिंग की आदत डालिए। स्ट्रेचिंग यहां भी सिखाया था अभी उन्होंने, ठीक है ना। हाँ, नहीं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग की आदत डालिए। और वो जो रोलिंग वाला आसन इन्होंने बताया था अभी, वो आप गद्दे के ऊपर करेंगे। अच्छा, तो ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी कमर की मसल्स की एक्सरसाइज होगी, धीरे धीरे वो सॉफ्ट रहने लगेंगी। नहीं, मेरे को ये डॉक्टर साहब ने ये बोला था, बोला आपके राइट साइड में जो है ना गैप कम हो गया। गैप कम हो गया मतलब राइट साइड में किस चीज में गैप कम हो गया? इधर रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, तो आप इसका मतलब उस एक करवट आपको बैठ, आप टीवी वगैरह या अखबार एक करवट लेटकर पढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं, सोता हूँ एक करवट।
दैनिक हाँ, तो वो उसी वजह से ऐसे धीरे धीरे हुआ है। आप ताड़ासन वगैरह और वो रोलिंग आप जब करेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय में गैप खुलने लगेगा। ये देखिए, ये दांत के जैसा होता है। आप एक तरफ दबाव डालेंगे, हड्डियां एक तरफ मुड़ने लगेंगी, धीरे धीरे रोलिंग और ताड़ासन करेंगे, धीरे धीरे खुलने लगेंगी। जो ये समस्या बनी है, ये कई सालों में पैदा हुई है, तो 2-4 महीने इसको खुलने में भी लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैंने कोकोनट ऑयल और अल्जाइमर की बात की थी। हाँ, अल्जाइमर। हाँ, अल्जाइमर क्या कोकोनट ऑयल से ट्रीट हो जाता है? देखिए, अल्जाइमर से बचने का सबसे पहला तरीका, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। आप अगर शुगर फ्री, वो आता है ना, एक शुगर फ्री आता है, मतलब जिसमें कैलोरी नहीं होती, डायबिटीज वाले उसे खाते हैं। अगर आप उसे खाते हैं तो अल्जाइमर आपको होगा। नहीं खाते? उसका डायरेक्ट लिंक है। दूसरा, अल्जाइमर जिन्हें होता है, कोकोनट जो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल में कुछ कैरोटीन्स होते हैं, ठीक है, और पॉलीग्लाइसिन्स होते हैं। ये ब्रेन के लिए रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो ब्रेन ओके। की जो सेंट्रल पार्ट की एक्टिविटी होती है, वो कम होने से अल्जाइमर का इश्यू आता है। सो ऐसे लोगों को हल्की जॉगिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जॉगिंग करने से ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। और मैं इनके लिए सजेस्ट करूंगा भस्त्रिका, अगर वो कर सकते हैं तो। प्लस कोकोनट ऑयल सच में हेल्पफुल है, लगाने में नहीं, खाने में। अरे, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। एक मेरा क्वेश्चन है। मेरी एज है 74 और मेरे को अभी 3 साल पहले स्टंट डला था, एक हार्ट में स्टंट डला था। लेकिन अभी और आजकल मेरा मुझे एक चीज बीपी बहुत। बताइए, रुकिए आप। स्टंट दो जी, तरह के होते हैं, एक जो घुल जाते हैं, एक जो घुलते नहीं है। कौन से वाला है ये? अब वो तो मुझे नहीं पता, ये तो चलिए, ठीक है, डॉक्टरी। ठीक है, हाँ ठीक जी। है। और अभी मेरा ना आजकल बीपी बहुत हाई पहुंच जाता है, 200 से ऊपर ज्यादा पहुंच जाता है। तो 8-10 दिन से मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दवाई वगैरह लेती हूँ, थोड़ा डाउन आ जाता है, फिर वो थोड़ा बढ़ जाता है। फ्लक्चुएट हम्म, बहुत कर रहा है। हम्म। क्या करूं मैं? आपको कोई घर में परेशानी चल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच बोलिएगा। कोई परेशानी। जी, अपने निजी जीवन में कोई समस्या ऐसी है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे कहीं? नहीं ऐसा कुछ कुछ भी नहीं। पहले कभी हुआ करती थी, लेकिन अभी तो नहीं है कुछ भी। पहले कितने साल कुछ पहले भी होती थी समस्या? होती थी कोई 1.5-2 साल पहले। तो अभी वो ठीक नहीं हुई है, मन में है। आपने कोई मेडिसिन ली अभी तक इसके लिए? हाँ, मेडिसिन तो मैं ले रही बंद हूँ। कर दिया। क्या मेडिसिन ले रही है, आप बता सकते हैं मुझे नाम? क्या ये पॉसिबल है आप नाम बता पाए? नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं सर, आपका नहीं, वो मैडम अच्छा। को। हाँ, सर मैं मेटोलार लेती हूँ रोज। हाँ, मेटोलार। अच्छा, मेटोलार। मेटोलार रहते और हैं। अभी डॉक्टर ने बताई एम्लोवास। ठीक ठीक। तो हाँ, अभी तो मतलब एक रात को लेती हूँ, वो रोजावेल करके लेती हूँ। आप रात को मुझे लेती हूँ इनके नाम रोजावेल। ना आप मुझे इनके नाम मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर। जी ठीक है, थैंक यू। कि मुझे देखना पड़ेगा ना आपका कौन सा सॉल्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें एंटी एंजाइटी हो भी सकती है और ना भी हो शायद, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जोर से बोल। मैं ना, मेरी एज 50 इयर्स है। हम्म, और मैं अभी जैसे थोड़ी देर बैठती हूँ, 15-20 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद उठती हूँ तो मेरा राइट घुटना जो है बिल्कुल जाम हो जाता है। हम्म। मैं लड़खड़ा के चलना पड़ता है मुझे। कभी झटका लगा था घुटने में पहले कभी, 3 साल पहले? वो फट गया था नहीं, लिगामेंट। लिगामेंट मेरा निकला हुआ है बचपन में। हाँ हाँ, बस वो इसे टेंडनाइटिस की समस्या बोलते हैं। ये सर्दियों में ज्यादा होती है। हाँ जी। तो क्या इसका इलाज है? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जब सुबह को उठते होंगे, 2-4 मिनट चलने की कोशिश करते होंगे, फिर ये नॉर्मल भी हो जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये टेंडनाइटिस है, कुछ नहीं है। सुबह जब आप उठ रहे होंगे, उठने से पहले हल्का सा इसको हाथ से ऐसे थोड़ा सा गर्म कर लिया। ज्यादा दबा के हाँ नहीं जी। करना, धक्का। जी। तो ये एक तरह की ये एलर्जी टाइप होता है टेंडेंस में, तो ये अपने आप नेचुरली ठीक होगा। और ये जनरली अच्छा। 4-5 साल तक रह जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा। लंबा, मेरे पैर में झटका लग गया था चलते हुए, मैं टक एक्चुअली मुझे टाइल्स दिखाई नहीं दिए, तो मेरा पैर सीधा टकराया, तो मुझे टेंडनाइटिस की समस्या 4 साल रही थी। लेकिन फिर क्या है अच्छा। कि ये
जब हम एक पोजीशन में काफी देर बैठते हैं तो टेंडेंस हाँ वहां जी, पे थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। तो उठने से हाँ पहले जी, हल्का तो नॉर्मल हो जाएगा। चलने से भी यही ठीक होता है, जब आप जबरदस्ती चलते हो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, नमस्ते सर। थैंक यू। जी अच्छा नमस्ते डॉक्टर सर। साहब, जी। डॉक्टर साहब मेरे को ना एक बार पीएसवीटी की शिकायत हुई थी। इसकी? पीएसवीटी, अच्छा पल्स अच्छा। रेट बहुत बढ़ गया था, ओके ओके ओके। वो करीब 200 तक पहुंच गया था। हाँ फिर? तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिए तो ठीक हो गया। फिर हम्म 6 महीने बाद फिर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई। ये हम्म। क्यों हो जाता है? कोई लाइफ स्टाइल की वजह से या कैसे? आपका जीवन में कोई समस्या तो है? अब यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बता पाएंगे। पता नहीं सर, ऐसे तो कोई है नहीं, ऊपर वाले की दया से सब ठीक है, सब कुछ। पहले सब ठीक था, 1-2 साल पहले? नहीं, हमेशा से ठीक है, ऐसे कोई बेफिक्र रहने वाला आदमी, और घर मतलब में कोई किसी भी ऐसी तरह बात की नहीं। कोई समस्या? नहीं, ऐसी तो कोई खास नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। फाइनेंशियल कोई इश्यू तो नहीं है? कोई इशू नहीं। तो डॉक्टर ने चेकअप किया था इसका, ईसीजी वगैरह कुछ किया था? हाँ, ईसीजी किया तब खराब आया था, फिर इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर उन्होंने ठीक हो क्या गया। बताया था, क्या प्रॉब्लम बताई थी? कुछ नहीं, उन्होंने तब तो रिलीव कर दिया। बाद में कुछ नहीं, फिर उन्होंने इको वगैरह भी किया, उसमें भी नहीं हाँ। आया। हॉल्टर भी लगाया था मेरे 24 घंटे, उसमें भी कुछ नहीं आया। नहीं, देखिए, अचानक से हार्ट बीट दो रीजन से बढ़ सकती है। या तो हार्ट वाल में प्रेशर ज्यादा है आपके, या फिर आपको कोई एंजाइटी है, अनकॉशियस माइंड में कुछ है जो अचानक से आपको इम्पैक्ट करता है, और वो स्वेटिंग भी आपको होती होगी, हल्की घबराहट भी आपको होती होगी, और उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती होगी। नहीं, हार्ट बस पसीना आ जाता है बस। पसीना आता है स्वेटिंग ना? होती है। एंजाइटी है हाँ। वो। अब अगर वो मेडिकली कोई रीजन उसमें नहीं मिला है तो आपको कोई एंजाइटी जरूर हुई है। अच्छा। इसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं? नॉर्मल ये मतलब योगा करता हूँ और जॉगिंग वगैरह करता हूँ, पर हाँ, ये दोस्तों। फिक्स रूटीन में नहीं है मेरे। नहीं, आप जॉगिंग को फिक्स रूटीन में लेकर के आइए, अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताया कीजिए। ठीक है? ठीक। तो ये एक देखिए, अगर ये मेडिकली डायग्नोज नहीं हुआ तो एंजाइटी के सिम्टम्स है। अच्छा। ठीक है? कभी नमस्ते कभी सर। क्या होता है, अनकॉशियस माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है सडनली, तब ऐसा होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। न, क्योंकि न, क्या होता है, नम, बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान, पता नहीं हाँ वो किस मोमेंट पर आ जाए ये दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर। हाँ। नमस्ते जी। जी सर, मेरी एज 38 ईयर्स है। सर, मेरा राइट हैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और जो थंब वाला पार्ट है यहाँ वेन्स स्वेल हो जाती है। अच्छा, ऐसा कब होता है? सर, जब मैं या फिर बहुत खट्टा खा लेती हूँ, या मतलब शायद मेरी बात प्रवृत्ति है सर, तो मैं कोई उड़द दाल या मतलब ऐसा कुछ खा लेती हूँ, या फिर काम ज्यादा, राइट हैंड है सर, तो काम वगैरह हो जाता है तो एकदम सॉयल हो जाता है एकदम। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने कहा वात है, आपकी वात और पित्त दोनों प्रकृति है, क्योंकि खट्टा खाने से भी आपको हो रहा है। ठीक है? जी सो कुछ, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, अगर मैं उड़द की दाल काले वाली और चावल खा लेता हूँ तो मेरी उंगलियां सूज के मोटी हो जाती हैं, मेरी अंगूठियां भी फंस जाती हैं। तो इनमें ना कुछ एलर्जेंस होते हैं, जी। इन खाने में कुछ एलर्जेंस होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस किस तरह के खाना खाने से आपको इश्यू होता है, और उस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अच्छा। जी सर। तो सर, मेरे वो रीढ़ की हड्डी में भी वेन, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि आपकी एक नस दबी हुई है सर। कुछ मतलब एक्सरसाइज या कुछ ऐसा आप बताएंगे कि? आप इसके फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, नॉर्मल एक फिजियोथेरेपी होती है इसकी। ठीक है? जी एक तो फिजियोथेरेपी है, वो सिकाई करते हैं, वो सब बकवास चीज होती है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जी आप जमीन पर जब लेटेंगे, पेट के बल आप जमीन पर लेटेंगे, जी और सर। हाथ सीधे करेंगे और पैर भी सीधे रखेंगे। और आप ये कल्पना कीजिए, आपके हाथों को भी कोई खींच रहा है, आपके पैरों को भी कोई खींच रहा है। आप रोल कीजिए, कोशिश कीजिए अपने हाथों को आगे से ज्यादा लंबा कर सके, और पैरों को पीछे ज्यादा। तो इससे शरीर में खिंचाव आने से धीरे धीरे नस खुलने लगेगी। बहुत ईजी है। जी मेरे को सर्वाइकल हो गया था, डॉक्टर ने कहा जी सर। ऑपरेशन होगा। अब तो मैं मजे से सोता हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। मैंने ये वाला योगा किया, और जी कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज की, तो इससे हो गया ताड़ासन जो होता है। और जी ये जो लेट करके अपने आप को खींचना, पैरों को पैरों की तरफ खींचना, हाथों जी को और गर्दन को आगे की तरफ खींचना, रोल करते हुए, इससे आपकी नसें खुलने लगेंगी। सर, रिकवर हो सकता है मतलब? ये प्रॉब्लम काफी मेरा सालों से है सर ये। मेरा भी था। मेरा जी। कोविड के टाइम में तो गर्दन ही टेढ़ी हो गई थी मेरी। हाँ सर, और ये बहुत जल्दी कड़क हो जाती है, मतलब जकड़न आती है गर्दन में।
एक्चुअली होता यह है कि जो साइड की मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे हड्डी में तनाव पैदा होता है। हड्डी में जब तनाव पैदा होता है तो जो रीढ़ के छल्ले ऐसे होते हैं उनके बीच की जो नस है वो दबने लगती है, बस ये है। तो आपको काम करना है अपने सही पोस्चर पर, गर्दन की मसल्स पर। जब गर्दन की मसल ठीक हो जाएंगी, रीढ़ की हड्डी अपनी ठीक पोजीशन में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। तो ये जो आसन होता है, मुझे देखिए, जी ये आप लेकिन सीखेंगे, ऐसे नहीं कि बस देख के कर लिया, बहुत सावधानी से। 15 बार इधर, 15 बार इधर, शुरू में 10-10 बार, और ऐसे कहाँ से है ऐसे। मैडम आप? आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है, 1+ आ रहा है आपका। सर, मैं सोनल यादव सर, मैं अभी अपने हस्बैंड के फोन से कर रही हूँ अच्छा, सर, मैं पुणे से हूँ। आप जुड़ते हैं हमारी योग की क्लास में? जी जी, रेगुलर जुड़ती हाँ, हूँ तो सर। ये मंजू एक्सरसाइज हम कराते हैं, हाँ। मंजू गुप्ता जी से मेरा वो हुआ था, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो यहाँ पर आप ये सीख लीजिएगा, यहाँ पर ग्रुप में ये एक्सरसाइज होती है, इससे आपकी धीरे धीरे मसल्स खुलने लगेंगी। जी थैंक यू सर। ये डॉक्टर साहब एक बात और बतानी थी आपको। जी। ये मैंने ना अंबेडकर में दिखाए थे, घुटने में बहुत दर्द था पिछले साल, तो उन्होंने बताया था कि आपका घुटना डैमेज हो गया, इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए, अगर बताइए। घुटने के अंदर की हड्डी जो होती है आपस में रगड़ खाती है, हाँ और जी। ऑस्टियोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गया है, तो इसका मतलब वहां से हड्डियां घिस के डैमेज हो चुकी है, और अब उसकी कोई रेमेडी नहीं है। उसकी रेमेडी यही है कि उसको बदला जाएगा, क्योंकि अच्छा। वो डैमेज हो गया। आपको तो बहुत दर्द होता होगा फिर उसमें, अगर वो डैमेज बता रहे हैं। हाँ जी, पिछले साल तो बहुत दर्द था, अब इस साल इतना दर्द नहीं है जितना पिछले साल था। हाँ, हल्की सिकाई करते रहेंगे, आराम मिलेगा, लेकिन मेरी सलाह ये है किसी अच्छे डॉक्टर को एक बार फिर से दिखा ले कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप ये देखिए, कैल्शियम की कमी तो नहीं है। आपकी एज कितनी है 50। और वेट कितना है? 65। आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम पहले से रही है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो घुटना कैसे डैमेज हो गया खाली? आप उसको दोबारा से चेक कराइए किसी अच्छे डॉक्टर के पास। ठीक है। वरना होता है ना, जैसे बाय बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, अगर वो डैमेज नहीं हुआ है तो फिर बाय से रिलेटेड दवाइयां मार्केट में आती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत हेल्पफुल होती हैं इसमें। आ, बहुत सारे क्वेश्चन हो डॉक्टर गए एक हैं बार डॉक्टर। आपका फोन नंबर मैडम, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, टाइम काफी हो चुका है। एक देवेंद्र नेगी चैट बॉक्स पर भी लिख रहे थे। आप देवेंद्र जी शॉर्ट में अपना क्वेश्चन करिए। अच्छा, हाथ वाली घड़ी जिसे सोते समय नींद की इंटेंसिटी नापने के लिए, इस घड़ी का नाम, ये मैं ना आपको, दीप जी, मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूंगा। ठीक ठीक है है, सर, आप ठीक। मुझे डाल दीजिए। ठीक है। तो क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका समय तो ऐसा है कि हम सोच रहे थे कि कहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब उसकी बाध्यता भी है। और आपका काफ़ी अच्छा सेशन रहता है जब भी हम देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साधकों से अनुरोध है कि यदि वो योगा का हमारा क्लास ये ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारी 5:30 से 7 o'clock डेली ये क्लास होती है। और क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस प्रभु का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें
उससे निकले हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर भरत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक्स लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत गुड डे। लग रहा था ये सेशन चलता रहे। दीप सर, धन्यवाद लग सर, रहा था बहुत बहुत धन्यवाद। जय